स्वागत है आपका इस क्लास में। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का चौथा प्रश्न। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि हल उसी केस में निकालना है यदि हलों का अस्तित्व होता है। हलों का अस्तित्व कब होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं या रेखाएं संपाती होती हैं। समांतर के केस में उनका कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल होगा ही नहीं तो हम कहाँ से निकालेंगे? तो हम पहले ही अनुपातों को चेक करके देख लेंगे कि क्या रेखाएँ समांतर तो नहीं हैं, क्योंकि अगर वो समांतर नहीं है तो उनका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया कि किसी बीजगणितीय विधि से हल को ज्ञात कीजिए। तो बीजगणितीय विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले है प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि और वर्गीकरण विधि। तो इन तीनों विधियों में से जो विधि आपको सूटेबल लगती है उस विधि से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें पहला प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। इसमें हम लिखते हैं माना नियत व्यय। दो चीज़ें हमें याद करनी थी, नियत व्यय और प्रतिदिन का के भोजन का जो व्यय था। तो हम नियत व्यय को मान लेते हैं x और प्रतिदिन के भोजन का व्यय मान लेते हैं y, क्योंकि हमारा समीकरण जो बनेगा वो दो चरों में बनेगा। तो एक चर हो गया हमारा x और एक चर हो गया हमारा y। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा था कि जब एक विद्यार्थी a जो है 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो x जो है नियत व्यय है, जो उसे देना ही देना है। इसके अलावा एक दिन के भोजन का व्यय है y, तो 20 दिन के भोजन का व्यय होगा 20y। तो टोटल दोनों मिला के उसको कितने पे करने पड़े? 1000 रुपये। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा हमारा दिया था कि जो विद्यार्थी b है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो उसने भी नियत व्यय x दिया होगा और साथ ही 26 दिन का भोजन, एक दिन का भोजन y, तो 26 दिन का 26y दिया होगा और टोटल उसने पे किए 1180 रुपये। अब इन समीकरण युग्म को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे विलोपन विधि से हल कर रही हूँ। तो विलोपन विधि में चूँकि हमारे x के जो गुणांक हैं वो सेम है तो मैं इसे हल करती हूँ। यहाँ पे इनके चिन्ह बदल देते हैं, घटा लेते हैं इन्हें, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो x से x कट गया, फिर -26 में से +20 गया तो कितना बचा हमारे पास? -6y। और 1180 में से 1000 गया तो हमारे पास बचा -180। तो माइनस से माइनस सिंबल कट गया और बचा 6y = 180। तो y = 180/6। 6 से 180 में भाग देंगे तो आएगा 30। ठीक है, तो यानी एक दिन के भोजन का व्यय जो y हमने माना था वो हमारा कितना निकल गया? 30 रुपये। अब इस y का मान जो है हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + 20y = 1000 था हमारा। तो वहाँ x लिखते हैं, फिर 20 लिखते हैं, y की जगह हम क्या लिखेंगे? गुणा
30, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई थी, 30 आई थी, बराबर 1000। अब इसे हल करेंगे तो 20 गुणा 30 कितना हो गया, 600। ठीक है, तो ये 600 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास x का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1000 माइनस 600 यानी 400 रुपये। 400 रुपये। तो यानी जो हमारा नियत व्यय था x, उसका मान आया 400 रुपये, और जो प्रतिदिन का व्यय था हमारा y, उसका मान आया हमारा 30 रुपये। देखा, दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस ना भिन्न का अंश दिया है ना हर दिया है, बस ये दिया है कि जब हम किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाते हैं तो वो 1/3 में परिवर्तित हो जाती है, और जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान हो जाता है 1/4। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। दूसरे प्रश्न में हम मानते हैं, माना भिन्न बराबर x/y, जहाँ हमने x को भिन्न का अंश मान लिया है और y को हमने भिन्न का हर मान लिया है, और इन दोनों की मान हम ज्ञात करेंगे, तब जाके हमें भिन्न पता चलेगी। तो हमें प्रश्नानुसार 2 संकेत दिए गए हैं। पहला केस, जब हम अंश में 1 घटाते हैं और y में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब अंश में से 1 घटा रहे हैं, यानी x में से हम 1 घटा रहे हैं और y हमारा अपरिवर्तित रह रहा है, तो भिन्न का मान जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है 1/3। तो ये पहला केस था। यहाँ पर हम बज्रगुणन करेंगे तो हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। x - 1 का गुणा होगा 3 से, और y एकम y। इसे खोलेंगे तो 3x - 3 = y। अब 3 का हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं और y का इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो हमें मिला है 3x - y और प्लस का 3। ये y यहाँ प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, और ये माइनस का 3 था, इधर जाके प्लस का 3 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरा हिंट था हमारे पास, वो ये था कि यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी x में कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ y में क्या हो रहा है, 8 को जोड़ा जा रहा है, तो हमें जो नई भिन्न प्राप्त हो रही है उसका मान है 1/4। यहाँ भी हम बज्रगुणन करेंगे तो x का गुणा होगा 4 से, तो 4 गुणा x, और y + 8 1 से गुणा है तो वो अपरिवर्तित रहेगा, तो 4x बराबर y + 8, या 4x - y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2। तो हम इसको भी विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों समीकरणों को लिखते हैं, 3x - y = 3 और 4x - y = 8। चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस में, ये माइनस वाला प्लस में, और ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। -4 में से +3 घटा तो माइनस का x बचा, और -8 में से +3 घटा तो माइनस का 5 बचा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यानी यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हुआ 5। तो इस मान को हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख के देख लेते हैं। तो हम x का यह मान समीकरण 1 में रख के देखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था हमारा 3x - y = 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - y = 3। इसमें हम x का मान 5 रखते हैं, जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था, तो 3 लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 5 - y बराबर 3। 3 पंजे 15 - y बराबर 3। फिर 5 का पक्षांतर कर देंगे इस तरफ को, तो -y बचा यहाँ पे, यहाँ 3 लिखेंगे, और ये 15 यहाँ प्लस में था, इधर जाके आपका माइनस में हो गया। -y = 3 में से 15 घटा, या 15 में से 3 घटा, तो आपका आया 12। लेकिन 12 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या आ गया, ऋण चिन्ह है। अब -y से -y कट गया, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 12। तो x जो अंश था उसका मान प्राप्त हुआ था 5, और y जो हर था उसका मान प्राप्त हुआ है 12। तो भिन्न हो जाएगी हमारी, भिन्न हो जाएगी 5/12।
इसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? चौथे का तीसरा प्रश्न था कि यश ने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती थी और उसे 40 अंक प्राप्त हुआ था। और दूसरा केस था कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक और गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाएं तो उसे 50 अंक प्राप्त हो रहे थे। तो हम मान लेते हैं, माना सही उत्तरों की संख्या, इसे हम ले लेते हैं x, तथा गलत उत्तरों की संख्या, ये हो गया हमारा y। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम दोनों ही केसेस को यहाँ समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे। प्रश्नानुसार पहला केस था कि उसे हर सही उत्तर पे 3 अंक मिले थे, तो 3 अंक मिले थे। कितने उत्तर थे उसके सही? x उत्तर। तो हम जब टोटल अंक देखते हैं उसके सही उत्तरों के तो कितने हो जाएंगे? 3 गुणा x, 3x। और कटौती के लिए हम माइनस का सिंबल यूज कर लेते हैं। तो उसके गलत उत्तर थे y और हर अंक पर कटौती हो रही थी एक मार्क्स की। तो हम 1 को जब y से गुणा करते हैं तो हमें y ही प्राप्त होता है। तो सही उत्तर देने और गलत उत्तर की कटौती के बाद जो उसके अंकों का योग था वो था 40। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार दूसरा केस था कि यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पे 4 अंक प्राप्त हों, तो हम यहाँ इस केस में कुल उत्तरों की संख्या, जो सही उत्तर थे हमारे x, उसको हम गुणा करते हैं 4 से, तो हमें मिलता है 4x। और गलत उत्तर थे y, तो y को हम गुणा करते हैं 2 से, तो ये हो गया 2y। तो हमारे इस केस में यश के जो द्वारा प्राप्त कुल अंक थे वो थे 50। तो 4x - 2y = 50, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इस समीकरण को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे विलोपन विधि से हल कर रही हूँ। तो यहाँ पर x के पद भी सेम नहीं है और y के पद भी सेम नहीं है, तो y को अगर हम 2 से गुणा कर ले तो ये 2y के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम ऊपर वाले समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो हमारा जो समीकरण नया बन जाएगा वो हो जाएगा 2 3 6x - 2 गुणा y 2y और 40 दूना 80। और जो समीकरण 2 था उसको हम ऐसे उतार देंगे 4x - 2y = 50। अब इन्हें घटा देते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। तो 2y से 2y हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है। और 6x में से 4x गया तो कितना बचा? 2x। और यहाँ 80 में से 50 गया तो बचा 30। तो यानी x का मान आया 30/2 यानी कि 15। तो यानी x क्या है? सही उत्तरों की कुल संख्या है। तो कुल कितने प्रश्न सही थे? 15। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा 3x - y = 40। तो वहाँ पर हम x का मान रख रहे हैं 3 लिखेंगे। x की जगह क्या हम क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे? 15। तो यहाँ 15 रखा हमने, माइनस y = 40। इसके बाद 15 × 45 माइनस y = 40। 45 का इधर को पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस y बराबर हमारे पास बचा 40 - 45, यानी कि 45 में से 40 घट के आया 5 और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह आया माइनस। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 5। क्यों? क्योंकि माइनस y से ये माइनस का निशान जो है कट गया, तो y का मान आया 5, यानी गलत उत्तरों की संख्या थी 5। तो सही उत्तरों की संख्या भी हमें मिल गई। कितने मिली? 15। और गलत उत्तरों की संख्या भी हमें मिल गई 5। तो टोटल प्रश्नों की संख्या अगर हम निकालें तो हम x और y को सीधे सीधे जोड़ देते हैं।
तो x है 15 और y था 5, तो टोटल कितना हो गया 15 और 5 20, यानी उस टेस्ट में 20 प्रश्न थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।